हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग साइंस टेस्ट देखेंगे। सेट नंबर हम लोगों का 7 है। और आप लोग जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल का नाम है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे नए बच्चे हों पुराने बच्चे लाइक करेंगे, और नए वाले जो बच्चे हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे, और अपने स्टूडेंट को शेयर भी जरूर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सेट में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और ये हम लोगों का क्वेश्चन है पहला नंबर जो दिख रहा है आपको। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखने में जितना इजी है ये क्वेश्चन उतना ही हार्ड है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तथा आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन को समझना होगा कि ये तो एक समतल है, इस समतल पर एक किरण आती है ऊपर से, तो ये किरण आ गई, ये आपतित किरण है। समतल के साथ ये 20 डिग्री का कोण बनाती है, कोई बात नहीं, 20 डिग्री का कोण बनाती है। फिर ये किरण यहाँ से आपतित के बाद परावर्तित हो जाती है। तो जब परावर्तित होगी तो ये भी एंगल कितना का होगा, 20 डिग्री का होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम लोगों का पूछ रहा है कि ये बीच वाला एंगल क्या होगा। तो ये टोटल एंगल हम लोगों का यहाँ से यहाँ कितना है, 180 है। तो 180 में से हम लोग 40 को माइनस कर देंगे 20 प्लस 20 को, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 140 डिग्री। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू की युग्मक संलयन यानी जायगोट फॉर्मेशन किसे कहेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि जब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु आपस में संलयन करता है, मिलता है, तो उसी को बोलते हैं युग्मक संलयन। तो अंडा यानी माता का अंडाणु और शुक्राणु यानी पिता का शुक्राणु का संलयन ही क्या है, युग्मक संलयन है। 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं दी गई है आपको स्क्रीन पर, और बोल रहा है इसमें कि एक फ्लोरीन है और एक फास्फोरस है, और एक बोल रहा है कि क्लोरीन है, एक बोल रहा है आर्गन है। तो निम्न में से किसका रासायनिक गुण समान होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में होंगे उनका कैरेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि जो फ्लोरीन है यह हाइड्रोजन भी है। फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन भी है, नॉन मेटल भी है। फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है यह नॉन मेटल के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। आर्गन जो है इनर्ट गैस है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक ग्रुप जिसको पीरियोडिक टेबल में 17वां ग्रुप कहा गया है, इसमें रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यही ना रहता है, यही रहता है। इसमें हम लोग का फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन है तो दोनों का गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यानी वैसा ग्रुप जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन एक साथ है वह ग्रुप का क्वालिटी भी क्या होगा, सेम होगा। और ये दोनों के दोनों पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में आते हैं। और 17वें ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 हैं, और एक नीचे भी रहता है 7। तो ये जो है हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है ये जिस किसी भी एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो साल्ट देते हैं, नमक देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा। तो पहले तो ये जानना होगा बाबू कि कॉपर सल्फेट है क्या। तो कॉपर सल्फेट है बाबू साल्ट, और ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से और वीक बेस के मिलने से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिस साल्ट में मिला हुआ है तो उस साल्ट का नेचर भी होता है एसिडिक। यानी कॉपर सल्फेट का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, लवण है, और साल्ट को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज हुआ है। और वैसा साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ने पार्टिसिपेट किया है उसका नेचर होना पड़ेगा एसिडिक। तो इसलिए यह क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा, क्योंकि अम्ल का कैरेक्टर होता है यह नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करता है, ये लाल करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा हम लोगों का, बेस्ट आंसर होगा ए नंबर। बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा। आगे देखते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है
और तरंगदैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बनाइए आप लोग, बनाइए। देखो इसमें कह रहा है कि 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो वेग निकालना है हम लोगों को। तो v बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा का वैल्यू कितना है बाबू, 4 किलो हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी दिया है 4 किलो हर्ट्ज, ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का 4 किलो हर्ट्ज। लैम्डा कितना है बाबू, 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 मीटर। तो 1.6 क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया, 1.6 इसका वेग हो गया। तो इतना दूरी तय करना है कितना समय में, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है बाबू 3.2, चाल कितना है 1.6, कितना बार में कटेगा 16 दूना 32, 2 सेकंड में। कितना समय लगेगा बाबू, 2 सेकंड समय लगेगा। कितना समय लगेगा बालक, 2 सेकंड का समय लगेगा। आया समझ में, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे देखो। कह रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया क्या होगी। देखो जैसे अगर हम लोग ड्राई लिटमस लेते हैं और ड्राई HCl लेते हैं, तो जब तक हम लोगों के लिटमस पे पानी नहीं रहेगा तब तक ये HCl ऐसा एसिड है कि बिना पानी का अपना क्वालिटी शो नहीं करता है। बिना पानी का एसिड जो है अपना क्वालिटी शो नहीं करता है, और HCl उसी में से एक है कि HCl जो है बिना पानी का अम्ल का गुण शो नहीं करेगा। यानी यह नीला लिटमस या लाल लिटमस हो, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि HCl के लिए अपना गुण दर्शाने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है। बिना पानी का HCl जो है यह एसिड का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, बिना पानी का नहीं करेगा ये शो। बिना पानी का ये ना तो मेटल से रिएक्शन करेगा, नहीं मेटल के कार्बोनेट से, नहीं मेटल के बाइकार्बोनेट से, कुछ अम्ल का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली पीछे की ओर झटका देती है न्यूटन के गति के किस नियम से। तो गति का ये तीसरा नियम है ना बाबू, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और दूसरा नियम क्या कहता है बाबू, F बराबर ma। दूसरा नियम कहता है F बराबर ma। अब पहला नियम जो है ये बल का परिभाषा देता है। पहला नियम बल का परिभाषा देता है। परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ फोर्स किससे मिलता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से। दूसरे नियम से F बराबर ma प्राप्त होता है, और तीसरे नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं इनसे अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है, और ये प्लूटोनियम भी है, टाइटेनियम भी है, थोरियम भी है, यूरेनियम भी है, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम जो होता है यह लोहा की तरह होता है, इस्पात की तरह होता है, और यह इस्पात से हल्का होता है, इस्पात से आधा हल्का होता है, और 2 गुना मजबूत होता है, 2 गुना मजबूत होता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कहते हैं, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं, रणनीतिक धातु भी कहते हैं, इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। और यह जो है स्टेनलेस स्टील से, इस्पात से दुगना मजबूत है और आधा हल्का है। ठीक है, तो ये इस्पात जब खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर तो उस समय टाइटेनियम का ही यूज किया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर किसी लड़के का भार 300 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर किसी लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो बोल रहा है कि पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर उसके लड़के का भार क्या होगा। तो देखो ये है पृथ्वी और यह है मून। तो पृथ्वी पर जो G होता है इसका 1/6 चंद्रमा पे होता है। 1/6 कहाँ होता है, चंद्रमा पर। तो जो आपको 300 दिया गया है, अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार तो mg, चंद्रमा पर भार ऐसा लिखो mw, चंद्रमा पर भार तो mg/6 होगा। तो mg/6 का वैल्यू दिया है कितना बाबू, 300। mg/6 का वैल्यू है कितना, 300। तो mg का वैल्यू निकालने के लिए, यानी ये पता है, तो इसका 6 गुना होगा ना। चंद्रमा का पृथ्वी पे भार कितना हो जाएगा, 6 गुना अधिक हो जाएगा। तो यानी 300 गुना
6, तो कितना 1800 न्यूटन होगा, 1800 न्यूटन होगा। जब पृथ्वी पर 1800 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पे उसका 1/6 होगा 300, और जब चंद्रमा पे 300 होगा तो इंटू 6 होगा पृथ्वी पर, तो कितना हो जाएगा 3 छक 1800 न्यूटन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है बाबू? क्योंकि पृथ्वी पर स्मॉल जी का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा है, तो इसलिए इसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हम लोगों के सामने दिखना शुरू हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? सबसे अधिक कौन सी धातु आघात वर्धनीय है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है बाबू मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है बाबू? कि जिसको पीट पीट करके चादर बनाया जा सके। मैलिएबल आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? कि जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जा सके। तो ये सबसे ज्यादा होता है सोना में, फिर होता है चांदी में, फिर होता है कॉपर में, क्लियर, फिर होता है हम लोग का एल्युमिनियम में, फिर होता है लोहा में, ऐसे बढ़ते जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन होगा? चांदी होगा। सबसे अधिक किसका हो जाएगा बाबू? चांदी का हो जाएगा, चांदी का। चांदी जो है इसमें सबसे आघात वर्धनीय है। सरीसृप जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? दिया गया है ऑप्शन और बताना है कि चारों में से कौन रेप्टाइल्स नहीं है। कौन रेप्टाइल्स नहीं है, सरीसृप नहीं है। तो सरीसृप जो होते हैं बाबू, ये पृथ्वी पर जब चलते हैं तो इनका शरीर जो है सरफेस से टच होता है। जैसे सांप हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, ये सब के सब क्या हैं? सरीसृप हैं। लेकिन मेढक जो है ये पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो इसको एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर। तो यह मेढक क्या है बाबू? उभयचर है। मेढक उभयचर है। और इसके अलावा एक और जानवर का याद नाम रखेंगे। मेढक की प्रजाति है जिसे टोड कहते हैं। मेढक की एक प्रजाति है जिसे हाइला कहते हैं, यह पेड़ पर रहता है, इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। और एक सालमेंडर है, सालमेंडर। ये सब के सब आते हैं सरीस, ये एम्फीबियन में, उभयचर में। तो इसलिए हम लोग का मेढक जो होगा वो सरीसृप वर्ग का नहीं है। मेढक किस वर्ग का है? एम्फीबियन वर्ग का है, उभयचर वर्ग का जानवर है। तो आंसर क्या होगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा कि मेढक जो है वह सरीसृप नहीं है। फिर एक क्वेश्चन कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन को ऐसे ही ना लिखते हैं बाबू, 7, 14, यही ना। नीचे वाला कहलाता है हम लोग का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसे कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं बाबू हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या कह सकते हैं बाबू इसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको क्या कहते हैं बाबू? मास नंबर। क्या कहते हैं इसको? मास नंबर। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो कितना आएगा हम लोगों का? न्यूट्रॉन की संख्या 7। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई बाबू? 7। तो आंसर भी कितना होगा बाबू? 7। तो नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? तो आंसर क्या देंगे बाबू हम लोग? 7। आंसर क्या देंगे बालक? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या कह रहा है हम लोगों का। बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की हो जाती है। हो जाती है कितना भाई? n गुना। तो बोल रहा है कि वो n कौन है भाई? तो देखो, पहले गतिज ऊर्जा ke पहली गतिज ऊर्जा हाफ mv², क्लियर, क्लियर ना। इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना कर दें, चलो वेग को दोगुना कर देते हैं, तो ke डैश हाफ m अब v को दुगुना कर दिए, तो देखो हाफ m अब 4v का स्क्वायर, तो 4 पहले लिख दो और यहाँ पे हाफ mv² लिख दो, हो गया। तो कितना हुआ? 4ke हो गया। तो ये गतिज ऊर्जा का n गुना यानी 4 गुना। तो बोल रहा है कि n का मान कितना है? तो n का मान कितना हो गया बाबू? 4 गुना हो गया। n का मान कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। हुआ क्लियर क्वेश्चन कि नहीं हुआ बाबू? बोलो, हुआ? चलो तो आगे बढ़ो। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है कि यह सिस्टम में है कि नहीं। तो देखिए बाबू, पहले तो किसी भी जीव में उत्परिवर्तन होगा, यानी वो अलग तरह के जीवों की तरह देखेगा। फिर उसमें जनन तंत्र भी अलग होगा। फिर प्रकृति डिसाइड करेगा उसे रखना है कि नहीं, और फिर उस जीव में प्रकृति के अनुसार डेवलपमेंट होगा। तो ये ऑलरेडी सीरीज आपको सही क्रम में दिया हुआ है। ये सीरीज ऑलरेडी आपको सही क्रम में दिया हुआ है। उत्परिवर्तन का मतलब जो होता है बाबू कि सडनली किसी प्रजाति में, सडनली यानी अचानक किसी प्रजाति में नए गुणों का देखना,
नए गुण उसमें सडनली दिखने लगेंगे। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा इंडिया में, क्रिस 3 देखे हैं, तो उसमें देखे होंगे कि एक व्यक्ति है जो देखने में आदमी की तरह है, मनुष्य की तरह है, लेकिन वह अपना जीभ गिरगिट की तरह निकाल सकता था, देखे थे ऐसा। तो ये जो होता है कि मनुष्यों की तरह है, लेकिन मनुष्य से कुछ डिफरेंट क्वालिटी है उसमें, और वो अचानक आ गया है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका सर आपस में सटा हुआ रहता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन इतना तेज रहता है कि सड़क पर जाने वाली गाड़ियों का नंबर याद कर सकते हैं। तो ये जो सडनली डेवलपमेंट होता है, इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था बाबू ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज नाम याद रखेंगे, ह्यूगो डी ब्रिज। लैमार्क के ही सिद्धांत को आगे बढ़ाया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, और सिद्धांत दिया था म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। और म्यूटेशन है क्या बाबू? तो सडनली किसी भी प्रजाति में एक नए गुणों का देखा जाना ही क्या है? उत्परिवर्तन है। क्लियर? चलिए, पौधों में किस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये हार्मोन जो होता है बाबू, इस हार्मोन को कहते हैं हम लोग ऑक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। जिबरेलिन हार्मोन ऑक्सिन के साथ मिलकर ही काम करता है। ऑक्सिन ये है तो आंसर डी होगा हम लोगों का। तो ये दोनों साथ मिलकर काम करता है। एब्सिसिक एसिड को ABA कहते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है यह एक हार्मोन है, यह पौधों में वाष्पन को कंट्रोल करता है, वाष्पन को नियंत्रित करता है। जैसे गर्मी के दिनों में देखते होंगे बाबू कि पौधों में पानी की कमी होती है तो पत्तियां मुरझाने लगती है। तो पत्तियां मुरझाने लगी क्योंकि पानी उसको नहीं मिल रहा है। तो उस समय जो एब्सिसिक एसिड है, जो प्लांट हार्मोन है, यह पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उनको बंद करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड ABA कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? पूछ रहा है क्वेश्चन बाबू हम लोगों से कि कुछ जानवर दिए गए हैं आपको, इन जानवरों में बताना है कि किसके इंटेस्टाइन का साइज बाकी से लंबा होता है। तो आंत का जो लंबाई होता है बाबू, ऐसे ध्यान रखेंगे, आंत की लंबाई जो होती है मांसाहारी का छोटा होता है, इससे बड़ा जो है सर्वाहारी का होता है, और इससे बड़ा जो होता है वह शाकाहारी का होता है। शाकाहारी जीवों के आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है। जैसे गाय की आंत की लंबाई लगभग 20 मीटर है, 20 मीटर है, हम लोगों का लगभग 10 मीटर के आसपास है, ठीक है। और खरगोश इसमें प्योर वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो इसके इंटेस्टाइन का साइज क्या होगा? बाकी से बड़ा होगा, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं के आंत की लंबाई, इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि इनमें भोजन को पचने में समय लगता है, डाइजेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए बहुत लंबी आंत होती है कि ज़्यादा समय तक वो इंटेस्टाइन में रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आधुनिक आवर्त सारणी में से कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं ये तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो आवर्त सारणी में एक ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं बाबू आवर्त, और एक होता है ऐसे वर्टिकल लाइन, तो इसको बोलते हैं वर्ग, ग्रुप बोलते हैं। तो बोल रहा है किस आवर्त में? तो आवर्त पहला है बाबू, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है। तो पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तीसरा में भी 8 होते हैं, 2 8 8 18, ठीक है। इसके बाद 18, फिर इसमें 6 नंबर में 32, और इसमें रिमेन जितना बच जाते हैं शेष। तो बोल रहा है कि 8 किस्में होते हैं। तो 8 किस्में हो रहे हैं बाबू 2 और 3 में, 2 और 3 में। इसको नोट करते चलेंगे, नहीं नोट करेंगे तो फिर किसी काम का नहीं है, नोट करना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा। चलिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर किस रंग का लौ निकलेगा? देखे होंगे बाबू कि हमारे पूर्वजों ने पहले जलाता था दिया, नहीं दिया जलाते थे हमारे पूर्वज, लालटेन से पहले, लालू जी के आने से पहले दिया जलता था, नहीं। तो जब लालटेन जलता था, इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है आप, अच्छा चलिए अच्छा है, तब तो दिया के ढेर सारे टाइप हो गए भाई। हम लोगों के जो पूर्वज रहते थे ऐसे ही लकड़ी वगैरह जला करके लाइट करते थे, फिर टेक्नोलॉजी आया कि दिया बनाए,
तो दिया देखते होंगे कि जब जलता था, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता था। तो ऑक्सीजन जब उसको ज़्यादा मिलता है तो वह लाइट बहुत कम करता है। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, लालटेन बनाया, और लालटेन बना करके उसको पैक कर दिया उसके लौ को, ज्वाला को, और ऑक्सीजन कम देने लगा। तो ऑक्सीजन जब किसी को कम मिलेगा तो वह उतना ही पीला रंग का होगा और लाइट ज़्यादा करेगा। तो अब देखते होंगे गैस वेल्डिंग के दुकान पे कभी गए होंगे आप लोग। गैस वेल्डिंग के दुकान पे जो एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है उसको जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन दिया जाता है, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे किसी भी फ्यूल्स को या एलपीजी जो देखते होंगे उसमें भी ऐसा सिस्टम किया रहता है कि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मिलता है। तो जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा तो किसी भी लौ का कलर जो है वो नीला रंग का हो जाएगा, और कम मिलेगा तो वह होते जाएगा पीला रंग का, चमकीला होगा। कम मिलेगा तो चमकीला होते जाएगा। संवेग की इकाई क्या होगी? तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा बाबू संवेग को। संवेग है क्या? तो संवेग बराबर, संवेग को जिसे हम लोग P से शो करते हैं mv, तो ये मास के लिए किलोग्राम, अब वेग के लिए मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा? संवेग का होगा, संवेग का होगा। क्लियर? आगे हम लोग का क्वेश्चन है बाबू कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पहले तो देखना पड़ेगा हम लोगों को CO2 को। देखिए CO2 में एक कार्बन है, तो कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना 2 तो 32 प्लस 12 कितना हुआ? 44 ग्राम टोटल। इसमें कार्बन कितना है बाबू? 12 ग्राम। तो प्रतिशत कार्बन का तो 12 बटे में 44 इंटू 100, 44 इंटू 100, यही ना होगा। कटेगा ये 3 चौका 12, 11 चौका 44, यानी 300 बटे में 11। तो इसको गुणा भाग करेंगे तो 27.3 आएगा प्रतिशत में। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो प्रतिशत है यह होता है 27.3%। क्लियर? और CO2 का अनुभार टोटल द्रव्यमान कितना होता है बाबू? तो 44 ग्राम होता है। क्लियर? यह भी ध्यान रखना है हम लोगों को, 44 ग्राम होता है। फिर हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है बाबू 21 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? यानी हाइड्रा में कोशिका विभाजन कैसे होती है? तो कोशिका विभाजन की जो विधियां है बाबू देखिए, एक तो है जिसे हम लोग बोलते हैं अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं बाबू? असूत्री विभाजन। ये होती है जीवाणु में, अमीबा में, ये सब में होती है। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। और फिर होता है हम लोगों का जिसे बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं बाबू? बर्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्डिंग, मुकुलन। तो ये मुकुलन बाबू हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन, कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, बर्डिंग प्रक्रिया के द्वारा होता है, बर्डिंग प्रक्रिया के द्वारा, मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर? चलिए, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन माता के गर्भ में जो भ्रूण है इसका पोषण और विकास जो है उसी को हम लोग बोलते हैं, या बोल सकते हैं माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास ये नहीं होगा, गर्भाशय में लाइटनिंग युग्मनज का जुड़ना नहीं, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण में इसके पोषण और विकास। डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और दिए गए विकल्प में हम लोगों का सबसे कम अभिक्रियाशील सीसा है। इस विकल्प में सबसे अधिक कैल्शियम है और सबसे कम सीसा है। अब अगर किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होगा? तो जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी बाबू, जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊंचाई घटते जाएगा तो जी का मान, एच का मान क्या होगा? घटते जाएगा। तो एच का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा?
कम होते जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। प्राचीन काल के एंशियंट टाइम के, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंशियंट टाइम में जो जीव थे, पौधे थे, जंतु थे, कोई भी था, तो जो पृथ्वी के अंदर दब गया किसी कारणवश, तो अब हम लोगों को मिल रहा है, तो उसका स्टडी करेंगे। तो स्टडी करेंगे तो जीवाश्म का स्टडी करेंगे, जीवाश्म का स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। लेकिन जो कुछ हम लोगों को मिल रहा है वो सजीवों का नहीं है, कोई भी मटेरियल है, पत्थर है, तो उसको पूरा तत्व विज्ञान में। अब मानव के विकास को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव विकास का अध्ययन ही कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। और जिसमें औषधि का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे औषधि विज्ञान। उसको क्या बोलेंगे बाबू, औषधि विज्ञान के नाम से उसे हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है बाबू, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है, ये तो जानेंगे। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जिसके पास हाथ की संख्या 8 होती है, दिमाग की संख्या भी 8 होती है। इसे पाउल बाबा भी कहते हैं, इसे पाउल बाबा भी कहते हैं। किसे, ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं और इसके अलावा इसके पास 8 ब्रेन भी होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ऑक्टोपस के पास मेमोरी भी होता है। मतलब जैसे ऑक्टोपस को हम लोग किसी बोतल में बंद कर लिया तो वह कुछ देर के बाद दिमाग लगा करके बोतल को खोल लेगा अंदर से, इतना मेमोरी है इसके पास। ठीक है, ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है कि ऑक्टोपस को जैसे हम लोग काट दें तो काटने के बाद भी ऑक्टोपस लगभग 8 घंटे तक जिंदा रहता है। जैसे देखे होंगे कि सांप वगैरह को मारने के बाद सांप जो है 3-4 घंटे तक जिंदा रहता है, उसी तरह से ऑक्टोपस को मारने के बाद, काटने के बाद भी ये 8 घंटे तक लगभग जिंदा रहता है। बहुत सारे देशों में ऑक्टोपस को खाने का भी रिवाज है, जिंदा ऑक्टोपस, ताकि पेट में जाकर के हलचल मचाए। इसके ब्लड का रंग होता है बाबू नीला। क्यों होता है नीला? क्योंकि इसके ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं हीमोसाइनिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल होता है, लेकिन इनका ब्लड नीला होता है क्योंकि इनके ब्लड में हीमोसाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि इनके ब्लड में हीमोसाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 27 पे फोकस करेंगे बाबू। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का संकल्पना किसने दिया था? तो इकोसिस्टम को दिया था एजी टांसले ने, ऑर्थर टांसले ने। पौधों में कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? पौधों में जो 2 ऊतक होते हैं, एक को बोलते हैं बाबू, जो इंपॉर्टेंट है, जाइलम, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बाबू फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जल का, और जल जब जाएगा तो जल के साथ खनिज भी जाएगा। क्लियर। फ्लोएम जो है या फूड का, खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है, और जल और खनिज का परिवहन कौन करते हैं बाबू? जाइलम करते हैं। जाइलम में ध्यान रखेंगे, जाइलम जो है नीचे से ऊपर जाता है, अब फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे आता है। फ्लोएम पत्तियों से जड़ तक, और जाइलम जड़ से पत्तियों तक। यह ध्यान रखना, यह है जो कि जड़ से पत्तियों तक, तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती, और इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती। ठीक ना, ध्यान रखना, गुरुत्वानुवर्ती इसको बोलते हैं। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई पूछ रहा है। तो जीवन में देखिए, पहले तो हम लोगों का शरीर है, सबसे बड़ा शरीर। शरीर से छोटा क्या है बाबू हमारे शरीर में? तो ऑर्गन सिस्टम से छोटा क्या है बाबू? ऑर्गन से छोटा क्या है बाबू? तो टीशू से छोटा क्या है बाबू? सेल। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट या मूलभूत इकाई कौन है? सेल। सेल से मिलकर बना है टीशू से मिलकर बना अंग से मिलकर बना अंग से मिलकर बना शरीर। तो इसलिए हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका होगा, टीशू होगा, ऊतक होगा। कोशिका होगा, टीशू होगा, ऊतक होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, लेकिन नवजात शिशु के पास 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस होती है, और यह अस्टेपिस हड्डी जो है मिडिल ईयर में पाई जाती है, मिडिल ईयर में, मध्य कंड में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। टीबिया जो है, यह हड्डी जो होती है, यह भी लंबी हड्डी ही कहलाती है, लेकिन यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी नहीं है, क्योंकि टीबिया हम लोगों के पैर में पाई जाती है। पैर में सबसे अगर ऊपर में देखें, पैर को अगर हम लोग देखें और पैर में सबसे टॉप की बात करें, तो पैर में देखिए हड्डी कैसे है। पैर में हम लोग अगर हड्डी को देखते हैं तो पैर में हड्डी कैसे है, इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेग, पैर, तो पैर में सबसे हड्डी ऊपर जो है उसका नाम है फीमर। उसके नीचे हम लोगों के घुटना में हड्डी होता है, उसे हम लोग कहते हैं बाबू पटेला। इसके नीचे जो दो हड्डियां हैं, एक टिबिया हड्डी है और दूसरा फिबुला हड्डी है, टिबिया और फिबुला। और इसके बाद जो हड्डी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं बाबू टार्सल्स, और इसके नीचे जो हड्डी होती है बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और अंगुली में जो हड्डी होती है बाबू, उसे हम लोग बोलते हैं फेलेंजिस। तो ये जो होता है, एक पैर में फीमर एक होता है, पटेला एक होता है, टिबिया एक होता है, फिबुला एक होता है। टार्सल्स जो है 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, फेलेंजिस 14 होता है। तो देखिए 14 और 5 19, 7 कितना, 26, 27, 28, 29, गड़बड़ हो गया। 14, 5, 19, 19, 7, 26, 27, 28, 29, एक ये 30। यानी पैर में टोटल हड्डी एक पैर में कितना है, 30। तो दोनों पैर मिला के कितना है बाबू, 60। दोनों पैर मिला करके हम लोगों के पास हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है बाबू, 60 हो जाती है। 60 हड्डी हमारे पास हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज के पूरे प्रश्नों को देख लिया। जहां किसी प्रश्न में आप लोगों को समस्या होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिए बाबू, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या और समझाया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जा सके। हालांकि हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपको चीजें मिलती रहे, ताकि आपको एग्जाम में समस्या न हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू करेंगे साइंस का टेस्ट नंबर जो होगा 8 नंबर होगा, और इसके साथ ही हम लोग का ध्यान रखना है कि एनटीपीसी का टेस्ट शुरू हो गया है, जो अल्टरनेट में आपको अपलोड कर दिया जाता है। उसमें सभी विषय का सॉल्यूशन काफी अपने विषय के विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है। मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीएस का भी सॉल्यूशन होता है आपका। तो उसको आप लोग भी जरूर देखिए, आपको फायदा करेगा आने वाले एग्जाम में। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, यानी चैनल को शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना भी न भूलें। तब तक हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।